नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना हो। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो सिर्फ आप परफेक्ट नहीं होते हो, आपके आसपास का जो समाज है वो भी बहुत परफेक्ट हो जाता है। आपको देखकर, आपको समझकर, आपकी जो गतिविधियां हो रही हैं उन्हें देखकर, आपकी गतिविधियों से आप अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे आज के खास अतिथि भी हैं जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत ही मुश्किल से तय की और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक समाज सेवी हैं, एक डॉक्टर हैं। आइए मुलाकात कराते हैं आप सभी की डॉक्टर प्रमोद नीमा से। आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आपका जन्म कहाँ का है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई है। जी, मेरा जन्म इंदौर शहर में हुआ है और इंदौर के बिल्कुल सेंट्रल इंदौर, जिसको हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, जी। सराफा के पास मेरा जन्म हुआ। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। वहाँ से मैंने डॉक्टर बनने के सपने देखना शुरू किए और उन सपनों को देखते देखते मैंने पाया कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या जी। मेरे में इतनी योग्यता है। सबसे पहले अपने आप को असेस करना, अपना इंटरनल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पाया कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कठोर श्रम यानी अत्यधिक पढ़ाई करके ही डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि जी। उस समय डोनेशन वगैरह का कोई इस तरह का चलन नहीं था। तो मैंने कठोर श्रम 8वीं क्लास से शुरू किया। 9वीं क्लास में बायोलॉजी लिया। बायोलॉजी लेने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि जो इंग्लिश मीडियम होता है वो एक समस्या होता है, तो जी। उसको इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। और पीएमटी में मैंने परीक्षा देके मैं प्रथम बार ही अच्छे मार्क्स के साथ मेरा इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। जी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। इंटर्नशिप के बाद मेरे पास ये चांस था कि मैं इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई और वहीं पे अपना जॉब करूं। जी। इसके लिए मैंने मेडिसिन विभाग में हाउस जॉब ज्वाइन किया। पर जैसे डेस्टिनी हर किसी की डिसाइड होती है बिल्कुल। और डेस्टिनी तय करती है कि आप कहाँ जाएंगे। उस समय एक कुछ इस तरह का हुआ कि 1 महीने का कुछ स्ट्राइक हुआ अच्छा। जूनियर डॉक्टर्स का। जी। और उसमें मुझे एक कैंप में जो आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए चलाया जा रहा था, जी। जो कि पूना के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संचेती के द्वारा लगाया गया था सनावद में। मैं वहाँ गया और जब मैंने वहाँ पे बच्चों की सेवा होते हुए, ऑपरेशन उस कैंप में होते हुए देखे, तो मुझे लगा कि शायद यही है टर्निंग पॉइंट, यही मैं चाहता था और इसी के लिए मैं डॉक्टर बनाऊं और यहाँ से मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति। बिल्कुल। यानी कि आपने उस समय निश्चय किया, वो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का जब आपने तय कर लिया कि मुझे हड्डी रोग विशेषज्ञ ही बनना है, ताकि मैं इस तरह की जो ऑपरेशंस है, सर्जरीज हैं, उन्हें अच्छे से कर सकूं। सर, आप मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई डॉक्टर था? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने 8वीं में तय तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ आती है किसी को देख कर, तो आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? मेरे एक कज़िन ब्रदर हुआ करते थे, डॉक्टर DK गुप्ता। जी। और वो बहुत प्रतिभाशाली बच्चों के विशेषज्ञ थे। आज वो नहीं है, पर उनको देख के मैंने निश्चय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। हालांकि मेरे फैमिली में एज सच कोई डॉक्टर नहीं थे, मेरे डिस्टेंट कजिन थे। जी। उनको देख के मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया। बिल्कुल। सर, आप अब हमें ये बताएं कि एक डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, बहुत कड़ी मेहनत लगती है। आपने भी हमें बताया कि आपने 8वीं से ही पढ़ाई करना इस तरह से आरंभ कर दिया था कि आपका सिलेक्शन हो सके। लेकिन जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो और कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, कई लोग भटक भी जाते हैं। कई लोग मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी कभी आपके दिमाग में आई, क्योंकि डॉक्टरी बहुत कठिन है ऐसा माना जाता है? हाँ, कठिन परीक्षाएं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे कठिन कोर्स
दुनिया में कोई है जी। तो मेडिकल स्टडीज़, आज भी जी। और उस समय भी। इससे कठिन कोई कोर्स होता नहीं है, और इसमें सतत निरंतर एकाग्र होकर ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य से जरा भी हटे तो या तो आप कोई कुसंगतियों में पड़ के अपनी लाइन बदल देंगे, जी। या आपको फेल्योर्स मिलेंगे। इसलिए एकाग्र होकर सतत हार्ड वर्किंग जी। प्रयत्न आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो डॉक्टर बनना मुश्किल है। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उन्हें इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप डॉक्टर बनते हैं तो ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और आज भी हालांकि सामाजिक उसमें काफ़ी ह्रास हो चुका है, जी। डिटीरियोरेशन हो चुका है नॉर्म्स में, फिर भी डॉक्टर को आज भी बहुत उच्च स्थान है। बिल्कुल। और कोरोना काल में तो हमने देखा ही किस तरह से डॉक्टरों ने आगे बढ़कर हम सभी की मदद की, सिर्फ अपने घर वालों की नहीं, अपने समाज को, और जो भी उनसे मिले जुड़े, जिनको भी सहायता की आवश्यकता पड़ी, डॉक्टर्स ने हमेशा ही इस काल में सभी की बहुत सहायता की है। तो उन्हें सच में ये भगवान के रूप में देखा जाता है कि किस तरह से वो हमारी छोटी सी मदद कर दें, हमारी किस तरह से सहायता कर दें, तो हम उस जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से निकल सकें। सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे आपके सामने भी आए होंगे जिन्हें चलने फिरने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कई लोगों के नी में प्रॉब्लम होती होगी और वो आपके पास आते होंगे, सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो इस तरह की कुछ पेशेंट्स के बारे में आप हमें बताइए, किस तरह से निराशा को आपने आशा में बदलकर उन्हें सही राह दिखाई। जी, 1987 में जब मैंने ये फैसला किया कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, तो मैं संचेती इंस्टीट्यूट पुणे गया। जी। वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हुआ, मैंने DNB ऑर्थोपेडिक की डिग्री प्राप्त की, और 1991 में जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने सोचा अगर मैं एक क्लिनिक डालूंगा तो शायद मैं इतनी सेवा न कर सकूं जो कि एक हॉस्पिटल डालने के बाद मैं कर सकता हूं। बिल्कुल। मैंने किराए की जगह लेके एक हॉस्पिटल शुरू किया, छोटी सी शुरुआत, और उस छोटी सी शुरुआत में मेरा लक्ष्य था कि मैं उस जहाँ पे मेरे ऊपर भी काफ़ी कर्जा था, मैं कैसे उसमें दिव्यांग बच्चों को लाकर, उस समय हम विकलांग बोलते थे, आज दिव्यांग बोलते हैं, उन बच्चों को लाकर उस अस्पताल में भी ऑपरेट करूं। तो उस मैं इंदौर के आसपास 300 किलोमीटर के एरिया में, खास करके आदिवासी बहुल एरिया, जहाँ पे उस समय शिक्षा भी नहीं थी और आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर लोग थे, और उनको शहर में आने में भय होता था। बिल्कुल। तो मैंने कैंप लगाए। जब मैंने वहाँ जाकर कैंप लगाए तो मैंने देखा कि मैं सिलेक्ट करके आता था कि अब इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप इंदौर भेजिए। उस समय ये भय व्याप्त था कि गांव के जो ठेठ गांव के लोग थे वो शहर आने से घबराते थे, उनको वो वातावरण सूट नहीं होता था। उनको ये भी लगता होगा कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे हम कहीं और फंस तो नहीं जाएंगे। हाँ। तो फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं उस तरह के कैंप में गया जहाँ पे मैंने उन एरियाज़ में जाके जहाँ प्राइमरी सेंटर होता है, जहाँ पे TT का ऑपरेशन भी, यानी ट्यूबेक्टोमी जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन भी नहीं होता। उन ऑपरेशन थिएटर्स में महिला बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा, और वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, यहाँ की जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनकी मदद लेके वहाँ पे मैंने ऑपरेशन शुरू किए, और भगवान की कृपा से मुझे सफलता बहुत मिली उसमें। इतनी सफलता मिली कि इस तरह से मैं ऑपरेशन करता गया। तो उससे क्या हुआ, वहाँ जब भी ऑपरेशन किए तो उसके आसपास के 50 किलोमीटर में एक हो जाता था कि ये डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और वो सक्सेसफुल है। तो मैं नेक्स्ट कैंप जहाँ करता था वहाँ भीड़ बढ़ती थी, नए बच्चे मिलते थे। उस समय पोलियो बहुत बहुतायत में था, हालांकि आज पोलियो नहीं है 15 साल से। तो वहाँ उन बच्चों को मैं सिलेक्ट करता था, वहीं ऑपरेशन करता था, सैटरडे संडे वहीं रुकता था उसी छोटे से गांव में, और उनकी सेवा करके फिर मैं वहाँ के डॉक्टर्स को हैंड ओवर करके फिर आता था। 1 महीने बाद जाके उनको फिर फॉलोअप भी करता था। तो इस प्रकार से ये निरंतर यात्रा 1991 से चलती रही है।
क्या बात है। 1991 से ये जो यात्रा है सर की, ये चल रही है। मैंने शुरुआत में ही आप सभी को बताया था सर एक समाज सेवी भी हैं, और किस तरह से खुद के ऊपर कर्जा होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जिन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और जो लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते थे, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद मरीज को ढूंढा और मरीजों का इलाज भी किया। सर आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि आपको बहुत सारे लोगों की मदद भी मिली और सरकार से भी आपको मदद मिली कि आप पहुंच सके वहां तक, लेकिन ये सारी चीज़ें तय करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जब आप एक रास्ते पर निकलते हो ना, हम कहते हैं कि उसमें बहुत सारे पत्थर और बेड़ियां आती हैं जिन्हें हमें पार करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या आपके सामने भी ऐसी दिक्कत हुई या फिर बहुत स्मूथली सब कुछ चलता गया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हर अच्छे काम को करने में, इवन पुराने ज़माने में यज्ञ भी करते थे, उसमें भी योगदान आते थे। बिल्कुल। तो अच्छे काम में योगदान तो आते ही हैं, पर आपके पास अगर विल पावर है और अगर आपके पास इच्छा है कि मेरे को करना ही है, करके ही देना है, जी। उसके लिए जो भी कठिनाई आ गई वो तो भी मैं सामना करूंगा और करूंगा। तो जब भी मैं ऑपरेशन करने जाता तो शुरू के 1-2 साल मतलब पेशेंट में बहुत यंग था उस समय, तो ऐसा लगता था कि ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं होते थे कि डॉक्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल एक भरोसा तो पहले डेवलप उनको होना तैयार करना, तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में लाना, फिर उनको रिजल्ट देना। उसके बाद मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, मैं करता गया। दूसरा एक था कि आर्थिक संसाधन, उस समय हमारा देश और हमारा मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। आज तो हम जी। फिर भी बहुत अच्छे हैं। जी। तो साधनों का अभाव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बल्ब की रोशनी में ऑपरेशन किए। बल्ब की रोशनी में, जी, एक ऊपर एक बल्ब लटक रहा है, बिल्कुल। एक उसके पीछे जो फोकस होता है उसके जी, साथ, जी। उन बल्ब की रोशनी में ऑपरेशन किए और बिना जनरेटर के किए कई बार। क्या बात है, और उस बहुत बड़ी समय बात है ये। पावर भी बहुत फेल होता था। जी, जी, जी। तो उस समय हम फिर मोबाइल भी नहीं होता था कि उसकी लाइट जला के हम ऑपरेशन कर लें। तो एक टॉर्च होती थी, एक किसान टॉर्च में लेके जाता था। जी। वो किसान टॉर्च में ऑटोमेटिक रिचार्ज होती थी और हम उससे चालू करते थे, जी। उससे हमने ऑपरेशन किए। क्या बात है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ ऑन टेबल, और उस गांव के 50 किलोमीटर के एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। एक बार तो एक कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ था कि मुझे एक धागे की जरूरत थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जी। तो वहाँ से 20 किलोमीटर जाके वो धागा लाया गया, उससे मैंने फिर उसको रिपेयर किया। तो इस प्रकार की भी कठिनाई आई। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए मैंने बहुत सारे जो कृषि उपज मंडी हैं, व्यापारिक संस्थान है, किराना संगठन है, उनसे अभी कभी किसी से हम कुछ वस्तुएं ले लेते थे या कुछ उनसे आर्थिक मदद भी लेते थे। जी। एक बाकायदा समिति बनाई जाती थी, जी। उसमें उनको पदाधिकारी रखते थे और उधर कोऑर्डिनेट करते थे लोकल गवर्नमेंट से और कलेक्टर, आप वहाँ के जो भी कलेक्टर साहब होते थे। इस प्रकार से ये एक ताना बाना बुना जाता था, जी। क्योंकि वो करना बड़ा मुश्किल था, बिल्कुल। पर ईश्वर की कृपा से ये सारी हर्डल्स दूर होती गई क्या बात और है। ये कारवा बढ़ता गया। क्या बात है। तो आपके लिए तो बस यही कहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और डॉक्टर साहब का जो हौसला था, जो जज्बा था, उन्होंने वो करके दिखाया जो वो करना चाहते थे। सर आप हमें ये बताइए कि जब आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की थी और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो कैसा महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है आपको अपने आप पर? जी, मैं तो जब डॉक्टर बना और जब मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का फैसला किया, तब मैंने ये सोचा था कि मैं दिव्यांग बच्चों का सेवा करूंगा जी। तो ही मेरा जीवन सफल होगा। मुझे अंदर से बहुत आंतरिक प्रसन्नता है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैंने अपने इन वर्षों का जो मैंने व्यतीत किए हैं, जी। पिछला वर्ष कभी वापस नहीं आता आपका, बिल्कुल। जो समय चला गया वो चला कभी गया। लौट कर नहीं आता। मैंने अपने समय को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया, उसका सदुपयोग किया और सेवा को ही अपना ध्येय धर्म बनाया माना है, बिल्कुल। और उस सेवा को करने में मैं सफल हुआ। क्या बात है। और अभी मेरा ये निश्चय है कि आगे आने वाले जो भी साल है मेरे पास बचे हुए काम करने के, जी। मैं इतनी सेवा करूंगा कि जब मैं शायद न रहूं तो भी मेरे को संतोष रहे कि मैं सेवा के लिए ही पैदा क्या हुआ था। बात है, क्या बात है सर। सर आपने इतनी सेवा की है और कहते हैं कि घर वालों का बहुत सपोर्ट रहता है। यदि हमें कुछ भी करना है तो उनके सहयोग के बिना कुछ भी करना बहुत असंभव है। तो आपके पीछे किसका हाथ रहा, हमेशा आपको फैमिली सपोर्ट मिला, किस तरह से मिला वो बताएं? मेरी शादी तो ट्रेनिंग MBBS के दरमियान हुई थी। जी। तो जो मेरी वाइफ ममता है,
उन्होंने मेरा हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरी छोटी बिटिया हुई तब मैं ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग के लिए चला गया, तो 2 से 3 साल उनको अकेले रहना पड़ा। आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल लगता है अकेले रहना, हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ को अलग रहना हाँ, हाँ। उस समय। उसके बाद जब मैं ये कैंप करने लगा तो मैं सतत हर सैटरडे संडे को घर के बाहर रहता था, तो जो समय मेरे को फैमिली को देना था वो मैं दे नहीं पाया, बिल्कुल। और इसका मेरे को मलाल भी रहता है। पर मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने मुझे इस तरह से मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी कि नहीं आप करो, हम सेक्रीफाइस भी करेंगे आपके साथ, अब आप इतना कर रहे हो तो हम भी आपके साथ में हैं। वो मेरे साथ खड़े रहे और प्रसन्नतापूर्वक साथ रहे, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्या नहीं तो शिकायत करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, कई लोगों का यही मानना रहता है एक सैटरडे संडे तो मिलता है आपको, हाँ। हमारे लिए उसमें भी आप अपने काम के लिए या आपके जो शौक हैं या आप जो करना चाहते हैं उसके लिए निकल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रमोद सर कि जो बुजुर्ग हैं या फिर जो महिलाएं हैं, खासकर उनसे कहा जाता है कि 30 की एज के बाद महिलाओं के अंदर कैल्शियम जो है वो बनना कम हो जाता है, और बुजुर्गों के अंदर भी जो कैल्शियम है वो बहुत नहीं बन पाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ें लेना चाहिए जिससे उन्हें ये समस्या का सामना ही ना करना पड़े? देखिए, आज का जो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, जी। $1 मिलियन क्वेश्चन। हमारी हड्डियां अगर मजबूत होगी जी। तो जो गर्भावस्था की महिला अगर मजबूत होगी तो होने वाला बच्चा मजबूत होगा, और उसकी हड्डियां मजबूत होगी तो ही हमारा देश मजबूत होगा। तो हड्डी को आप देश से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन D3 जो हड्डी को में कैल्शियम को जमाता है, अगर वो कम है तो महिला भी कमज़ोर होगी, बच्चा भी कमज़ोर होगा, आने वाली नस्लें भी कमज़ोर होगी। और विटामिन डी को आज सिर्फ हड्डियों से ही जोड़कर नहीं देखा जा रहा है जी। उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि उसका कहीं ना कहीं हार्ट की में भी रोल है, जी। किडनी में भी रोल है। जी। तो जिनके पास विटामिन D3 पर्याप्त है, कैल्शियम पर्याप्त है, जिनकी हड्डियां मजबूत है, उनकी किडनी और हार्ट भी स्वस्थ रहेंगे। इवन उसको ब्रेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी सब इसकी स्टडीज अवेलेबल हैं। जी। तो ये सारी चीज़ों को अगर विटामिन D3 और कैल्शियम से जोड़ा है तो हमें कैल्शियम और विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में लेना होगा, खासकर हमारी जो गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं और उसके बाद भी जो मीनोपॉज यानी जब हमारा पीरियड्स का जो दौर रहता है वो जब रुकता है जी, मोनोपॉज जिसे कहा जाता है, उस समय हार्मोन्स चेंजेस होते हैं जी। अगर उस समय बरोबर कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं हुआ तो हड्डियां इतनी कमजोर होगी कि बुजुर्ग अवस्था में फिर जरा सा अपन हाथ भी टच हुआ, गिर गए, चेयर से गिर पड़े, फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर उसको जोड़ने के लिए आप एक फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा, उसके बजाय 5,000 रुपये की 1 साल की दवा या 2 साल की दवा खाना ज़्यादा अच्छा है कि 50,000 रुपये उस फ्रैक्चर पे खर्च करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें विटामिन D3 कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में लेना होगी। सबसे जो कमी आज के युग में है, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हम सब कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा है, फील्ड में काम करने वाले लोग बहुत कम है। तो विटामिन D3 जो मिलता है सूरज की रोशनी से मिलता है जी। हमारे देश को सूरज का गिफ्ट है जी, बिल्कुल, कि हमारे 8-9 महीना सूरज रहता है। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ पे साल के 4 महीने ही सूरज दिखता है उनको, गर्मी के दिनों में, बाकी बारिश और ठंड में सूरज नहीं दिखता हुआ। तो हमको सूरज अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी आशीर्वाद अवेलेबल है हमको, पर हम उसको लेते नहीं है। बिल्कुल, तभी तो विदेशी लोग यहाँ पर आते ट्रेनिंग हैं के लिए आते हैं, सन बाथ लेकर जाते हैं यहाँ से जी, तो हम वो जो सन बाथ या सन में काम करने की क्षमता होना, या अब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं पर उस समय विटामिन हमारे को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, उसको तो हम जब फील्ड में काम करेंगे तभी मिलेगी। और जो कपड़े होते हैं वो काले रंग के नहीं पहन के कलर्ड कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग के वाले मिक्स कपड़े पहनना चाहिए, तो उससे भी सूरज की रोशनी मिलेगी जी। तो ये सब जीवन में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं हमारे नुकसान भी हुए हैं। आधुनिकता जो आई है, हम कार में बैठ जाते हैं, एसी, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस से फिर घर चले जाते हैं, घर में फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं, सुबह 6 बजे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बदलना पड़ेंगी जी। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है। यदि आप अपना डेली रूटीन जो आपका है वो सही रहेगा तो आपकी जो गतिविधियां हैं
उनमें भी सुधार आएगा और आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार आएगा। तो सर आप हमें ये बताएं कि रूटीन किस तरह का होना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। सबसे पहले प्रसन्नता जरूरी है, जी। यू शुड बी हैप्पी। सेकंड, एक्सरसाइज जरूरी है। तो एक्सरसाइज के लिए रोज 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज और फिर प्राणायाम। जी। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल फिटनेस आती है, पर हमारे लंग्स को और हार्ट को जो प्राणायाम से शक्ति मिलती है, जो आज का बिल्कुल फोकस है आज के दुनिया में, जो योग को जो इस तरह से महत्ता हासिल है, तो प्राणायाम करना आवश्यक है। उसके साथ एक डाइट यानी हमारा आहार बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन वगैरह सभी बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। जी। और प्रॉपर नींद लेना, एक 6 से 7 घंटे की नींद अगर हमने नहीं ली, पहले बोला जाता था कि कम नींद लो, जो सो गया उसने खो गया, पर अब चेंज आया है जी। कि एक अच्छी नींद लेना जरूरी है आपको। जी जी जी, बिल्कुल। एक बैलेंस डाइट लेना आपको बहुत आवश्यक है, अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप खाने में क्या खा रहे हैं ये बहुत सोच समझ के खाइए, क्योंकि सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ मिलना बहुत आवश्यक होता है। और जैसा कि हमें डॉक्टर प्रमोद ने बताया कि हम सभी को सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप जो भी आसन करना चाहते हैं वो तो करिए, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके जो लंग्स हैं वो स्वस्थ रह सकें, आपका जो पूरा शरीर है वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सके, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत ही ना हो। सर आप हमें ये भी बताइए, आपने कहा कि महिलाओं के अंदर कैल्शियम और विटामिन्स और विटामिन डी खास करके इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप हमें ये भी बताइए कि कई सारे बुजुर्गों को हम देखते हैं कि उनके घुटने में दिक्कत आ जाती है, तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। उनको मानना ये रहता है कि एक उम्र के बाद इस तरह की दिक्कतें होती ही हैं, डॉक्टर के पास जाके क्या होगा, वो तो उम्र का असर है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो क्या इस तरह के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं जिन्हें उनके घर वाले लेकर आते हैं कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उम्र की वजह से हो, कुछ और भी दिक्कत हो सकती है और वह दिक्कत ठीक भी हो सकती है। तो क्या इस तरह की कभी बात होती है? घुटने जो होते हैं हमारे भारत देश में, घुटने खराब होने के कारण क्या है? जी। तो सबसे पहला कारण तो ये कि हमारी जो हैबिट है उसमें कुछ नुक्स भी है। जैसे कि टॉयलेट जो है, इंडियन स्टाइल में जो टॉयलेट होता है जी। उसमें घुटने खराब होते हैं। दूसरा, पालकी लगाकर जो बैठना, मैं पद्मासन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। जो योग करते समय पद्मासन करेंगे उस समय घुटनों को एक प्रॉपर रोटेशन दिया जाता है, पर हम जो पालकी लगा के और नीचे ज़मीन पे बैठ के जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें घुटनों को खराबी होती है। और दूसरा जो है कि उनमें एक्सरसाइज का अभाव और कैल्शियम की कमी, ये एक जिसको बोलते हैं ना नीम चढ़ा करेला, इस तरह से एक के ऊपर एक फैक्टर ऐड होते जाते हैं। तो इस कारण से बुजुर्गों में घुटनों की खराबी इंडिया में अभी फिलहाल करीब 1 करोड़ लोगों को घुटना प्रत्यारोपण की जरूरत लगेगी आने वाले वर्षों में। तो इतना बड़ा वॉल्यूम है, बताइए आप कितना बड़ा, मतलब उनके घुटने खराब होना शुरू हो गए होंगे और ये जाके इतना वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि घुटनों को खराब होने से रोका कैसे जा सकता है। तो पहले तो ये हैबिट्स अगर आप बदल सकते हैं, सीडेंट्री हैबिट्स, तो बदलना चाहिए। जो मैंने बताया, टॉयलेट्स में नीचे नहीं बैठना, नीचे भोजन पकाना नहीं, पालथी लगा के नहीं बैठना। उसके बाद दूसरा जो है कि अगर आपके घुटने में 45-50 वर्ष के बाद दर्द शुरू हो गया है, तो जो आपको नियमित कार्य के लिए चलना है उतना चलें। लोगों में ये भ्रांति है कि अगर हम ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा वॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने सही होंगे, गलत है। इसका जो समकक्ष उदाहरण ये है कि जैसे आपका कोई गाड़ी का टायर खराब होने लग गया है, तो क्या अब उस गाड़ी को ज़्यादा चलाएंगे या कम चलाएंगे? कम चलाएंगे तो टायर ज़्यादा चलेगा, या उसको उबड़ खाबड़ रोड पे नहीं चलाएंगे, सही रोड पे चलाएंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। उसी प्रकार घुटनों के अगर ये टायर्स हैं हमारे, तो आप कम चलिए। कम मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप नियमित काम जो आपको, अगर आपको मार्केटिंग करना है तो करिए, पर 5 किलोमीटर रोज चलना नहीं। उसकी बजाय जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग, क्योंकि एक साइकिल सभी के पास अवेलेबल हो जाती है। हमारे देश में स्विमिंग का इतना चलन नहीं है, और खासकर महिलाएं उसके लिए प्रेरित नहीं होती हैं या अवेलेबल नहीं होता है। तो स्विमिंग और साइकिलिंग
ये नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज है। जब आप इसको करते हो तो आपका घुटना हवा में रहता है और मसल्स स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप पेडल लगाते हो या स्विमिंग में पैर चलाते हो, जी। तो घुटनों को मजबूती मिलती है और जो खराब होने वाले घुटने रहते हैं वो आपका ज़्यादा साथ देंगे। क्या बात है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बताई हैं, यदि हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको घुटनों की जो समस्या है वो होगी ही नहीं। और यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया किस तरह की दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, उन्हें लेना चाहिए। सर, जाते जाते अंत में अगर 30 सेकेंड में मैं कहूँ आपको संदेश देना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना। जी। मैंने 500 से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक कैंप लगाए विकलांग बच्चों के, 25,000 दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन किया। मैंने 108 घुटने 3 महीने के अंदर फ्री किए और 108 घुटने फ्री करने से वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ। मुझे संतुष्टि मिली है इन सब बातों को करके। जो आपके पास जो भी मॉनेटरी चीज़ें आती हैं, मटेरियल जो आता है, जो पैसा आता है, वो कहाँ चले जाएगा आपको नहीं मालूम। आपके साथ अगर कुछ रहेगा तो आपके द्वारा की गई सेवा ही आपके साथ अंत समय तक साथ रहेगी और वो आपका इस लोक में नहीं परलोक में भी आपको कुछ न कुछ मदद करेगी। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कर्म करते जाइए और कर्म ही अपने साथ आप लेकर जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। इन जानकारियों का फायदा जरूर ही उठाइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।